नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की, जिन्होंने आज न्यायालय की शरण ली और कोर्ट ने फिलहाल फैसला भी सुनाया। मंत्री को सजा हुई और फिर सजा के साथ ही साथ मंत्री को जमानत भी हो गई। तो कुल मिलाकर मंत्री अब जेल जाने से बच गए और विधायकी भी मंत्री जी की बच गई। आर्म्स एक्ट में मंत्री पर जुर्माना लगा, तो कितना पुराना मामला बताया जा रहा है, और मंत्री पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो इस बीच मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो कहीं भी फरार नहीं है। इस तरीके से सिर्फ खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो खुद न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय की शरण में गए। और इस बीच उन्होंने न्यायालय ने फैसला अपना सुनाया, तो सजा और फिर जमानत हुई। तो लगातार जिस तरीके से अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जेल जाने से बच गए, सजा और फिर जमानत। और इस बीच संदेशा क्या गया, ऐसे तमाम सारे फिलहाल सवाल हमारे साथ हैं जो हमारे आए हुए मेहमानों से हम जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए जल्दी से डिबेट को शुरू करते हैं और आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस प्रियंका गुप्ता जी हैं। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनोज यादव जी हैं प्रवक्ता सपा। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जादौन जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। दुष्यंत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी हैं कानूनी विश्लेषक। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दुष्यंत जादौन जी मैं आपसे कि न्यायालय की शरण में गए, मामला चला, मंत्री जी कैबिनेट मंत्री गए और ये हुआ कि सजा हुई और फिर जमानत भी हो गए, कुल मिलाकर के बच गए मंत्री जी। अब ये सवाल है सीधे तौर पर, जी कानूनी प्रक्रिया होती है। हाँ। 31 साल पुराना मामला था और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, लेकिन दोषी के साथ साथ सजा बोलने में समय मिलता है। तो सजा हुई, सजा उनकी जो कोर्ट ने अपना सुनाया, अपना फैसला उसको मान्य होगा। और इस तरह कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया गया है उसका हम स्वीकार करते हैं और जो सजा दी गई है और बाद में उनको जमानत भी मिल गई। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट का जो फैसला सुनाया है वह स्वीकार है हुआ। जी नहीं, कोर्ट का फैसला तो स्वीकार होगा, इसमें तो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, ना कोई सवाल उठा सकता। लेकिन सवाल तब उठता है दुष्यंत जी जब कोर्ट में जिस तरीके की जो चीजें आई, जब 2 दिन पहले जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उसके बाद वो चले गए, कैसे किस तरीके से कॉपी लेकर के, और उनके वकील पर भी आरोप लगे, ये चीजें सवाल खड़े करती हैं। नहीं, मंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया और जवाब भी दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि मैं भागा नहीं हूँ, फरार नहीं हुआ हूँ और कानून विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। मेरा मानना यह है कि कोर्ट में जब किसी दिन फैसला होता है उसके कुछ दिन बाद ही उसमें सजा बोलती है या उसमें जो भी निर्णय दिया जाता है। तो मंत्री जी ने खुद कहा सब मीडिया के सामने आके, मैं भागा नहीं हूँ, यही हूँ और मैं कोर्ट के सामने सरेंडर भी करूंगा और कोर्ट की जो कोर्ट फैसला देगा उसको मानूंगा भी। जी, तो लोग फिर भाग किस लिए रहे थे, किसके लिए भाग रहे थे? जब राकेश सचान जी वहां पर थे तो लोग भाग किसके पीछे रहे थे फिर? भाई ये सवाल उठ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं दुष्यंत जी ये सवाल कुछ मीडिया का बनाया हुआ या विपक्ष के लोगों का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा ठीक है, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, ठीक है। प्रियंका जी, कुल मिलाकर के सजा हुई फिर जमानत हुआ, जरा मैं अब आपकी भी जरा टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि आप लोग भी लगातार कानूनी पेचीदगियों में फंसे और ईडी का सामना कर रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ बिहेवियर हुआ, आप देखिए किस तरह से उन्हें खींच के पकड़ के उनको जबरदस्ती, क्या कुछ नहीं किया गया। और इनकी पुलिस ने वो किस लिए किया? इसलिए क्योंकि वो महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे थे और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। वो एक अपराध था, उसके लिए उन्हें जेल भी भेजा गया, उन्हें जो है डिटेन भी किया गया, उनके साथ अभद्रता भी की गई, जो पूरे देश ने देखा कि किस तरह का सलूक प्रियंका गांधी जी के साथ किया गया। परंतु आपके कैबिनेट मंत्री जिनके ऊपर गिट्टी चोरी का इल्जाम है, वो अपनी फाइल लेके फरार हो जाते हैं और ढूंढ नहीं पाते। और ये तो ये है, और दूसरे श्रीकांत त्यागी जी भी नहीं मिल पाए, उनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा हुआ। मतलब क्या कॉमेडी चल रही है, वो वाकई में पूरा देश देख रहा है। आप देखिए इनके मंत्री फाइल लेके गायब हो जाते हैं, पूरी साठ-गांठ के साथ सब कुछ होता है जिस नाटकीय ढंग से। आज उनको जो है उनकी जमानत भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, पूरा देश देख रहा है कि वाकई में सत्ता का दुरुपयोग है जिस ढंग से किया जा रहा है और कितनी सीनाजोरी से किया जा रहा है। किसी तरह का कोई डर नहीं है, न कानून का डर है, न लॉ का डर है।
ना पुलिस का डर है, ये तो सब अपना दुष्यंत है। जी, ये सवाल मतलब जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, अब आप जवाब देना वो चाहेंगे ना कुछ? अब भारतीय देखिए जनता पार्टी जी, के नेताओं चलिए का, सुनेंगे किस जो तरह से वो जी श्रीकांत जो आपके जो त्यागी है, किस तरह से महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। चलिए, लेकिन उसमें कार्रवाई देखिए की जा रही है, लखनऊ से डायरेक्ट उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। उस मामले में आप विपक्ष नहीं कह सकता, उस मामले में देखिए कार्रवाई हो रही है। भाजपा दुष्यंत जी, सरकार में कानून का डर अगर आप पूछना चाहते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से पूछिए। जो कांग्रेस पार्टी आज यहाँ प्रवचन दे रही है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बेल पे आउट हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। श्रीकांत त्यागी का क्या हुआ? श्रीकांत त्यागी के घर में बुलडोजर चल रहा है, मुकदमा दर्ज है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि कोई अपराधी है या नहीं है, लेकिन अपराध अगर किया है तो ये भाजपा की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ कोई बचेगा नहीं। उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ पुलिस गई, वहां पर बुलडोजर चलाया और उसको इनाम भी रखा। ऐसा नहीं है, इस प्रदेश में कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों न हो, अगर वो अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के मित्र जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके तो खुद कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी खुद बेल आउट है, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। और अगर हम डीपली जाएंगे तो बहुत सारे घोटाले इनके निकल के आ जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह की बातें करना उनके वो शोभा नहीं देता। नहीं, क्या शोभा देता है? आपके मंत्री फाइल उठा के भाग जाए, वो शोभा देता है? आपके कैबिनेट मंत्री थे, वो किसी मंत्री ने निकल कर कहा नेता की इस बात की? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे आउट है या नहीं है कोर्ट के द्वारा? आप ये बताइए। ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था, कोर्ट के कहने से मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको जानकारी नहीं है? सोनिया गांधी जी, चलिए कोर्ट वो अलग मुद्दा है, कोर्ट के कहने पर हुआ, लेकिन कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। ठीक है, मैं आऊंगा दुष्यंत जी और प्रियंका जी, आपका वर्जन फिर लूंगा। मैं मनोज जी के पास आ रहा हूं। मनोज जी, मामला देखिए कोर्ट को लेकर के बात हो रही है। आज अखिलेश यादव जी ने भी इस मुद्दे को लेकर के ट्वीट किया। कुल मिलाकर जेल जाने से बच गए मंत्री। इस पूरी कवायद के बीच उन्होंने तमाम सारे सवाल भी उठाए। जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा मनोज जी। देखिए, कोई एक मंत्री होता और कोई एक घटना होती तो इसको कहा जाता कि हो सकता है कोई मामला ऐसा रहा हो जो इस तरह की बातें हो। सत्ता के लिए ये भाजपा कुछ भी करेगी, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। संजय निषाद का नाम आया है और संजय निषाद पे भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। मेरे ख्याल से उन पे भी वारंट शायद हो गया है। राकेश सचान जी का मैटर है, श्रीकांत त्यागी जी का मैटर है, और इसी बीच में एक और घटनाक्रम बड़ा अच्छा हुआ है। जो सरकार माफिया राज से लड़ने के लिए कटिबद्ध है, करबद्ध है, पता नहीं कौन कौन से बंधनों से बंधी हुई है, ब्रजेश सिंह को जमानत मिल जाती है और सरकार की तरफ से कोई भी एक बयान नहीं कि इतने बड़े अपराधी का, इतने बड़े माफिया का, जो एक अपनी पूरी जिंदगी किस तरीके से रहा कि वो गुमसुम हो गया, गुमशुदा हो गया, कि वो व्यक्ति तो दुनिया से मर गया और अब है ही नहीं है, और वो अपनी सारी आपराधिक गतिविधियां चलाता रहा इंसान। और मोदी जी के लोकसभा के क्षेत्र में मोदी जी के खिलाफ जो प्रत्याशी, जो मोदी जी पार्टी से उतारते हैं एमएलसी का, उसके खिलाफ वो चुनाव जीत लेता है। बीजेपी चुप, उसको एक शब्द में कहते हैं गूंगी, ना दिखाई पड़ रहा है अंधी बन के, ना गूंगी बन के उसको बोलने के शब्द हैं, ना कानों से कुछ सुनाई पड़ रहा है। तो ये अपराध से लड़ने का जो तरीका और सिस्टम बीजेपी ने जनता को बताया, वो सब एक्सपोज हो गया। सब जनता हर एक स्टेप को बारीकी से देख रही है। आज अभी एक नेता का अभी ब्रेकिंग से आपने चलाया डिबेट से पहले कि उनको सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया। निश्चित तौर पे अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा होनी चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ रहा हो, लेकिन अपराधियों को बचाया जाए। आजम साहब के ऊपर सिर्फ एक मामूली एक विश्वविद्यालय बनाने के बाद उस पर आप मुकदमे दर्ज करके 2.5 साल तक उनकी जमानत नहीं होने देते, और आर्म्स एक्ट का मतलब अवैध असलहे का अगर इनका कोई मंत्री दोषी है तो तत्काल जमानत। गजब है न्याय। अगर इस तरह का न्याय सरकार को नहीं दिख रहा है, मैं न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर चीजें करेगी, लेकिन सरकारी वकील क्या कर रहा था? क्या सरकार को दिखाई नहीं पड़ता कि अवैध असलहे वाला व्यक्ति अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसको किस तरीके से सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जमानत की रफ्तार अगर इतनी तेज है, बिल्कुल, और तो प्रवृत्ति बदल रही है अपराध को रोकने की। जी, दिलीप यशवर्धन जी,
कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम में सजा हुई, उसके बाद किस तरीके से कोर्ट ने अपनी में दलीलें रखी गई, जरा मैं इस पूरे मामले को जरा आपसे सबसे पहले समझना भी चाहूंगा जरा। आलोक जी, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें न तो सरकार का कोई दोष है, न रोल है, न कोर्ट का कोई दोष है, न रोल है। जो कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, विधानसभाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं कानूनों से बंद करके पालन उन सरकारों के द्वारा भी किया जाता है और कोर्ट के द्वारा भी उन्हीं प्रावधानों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अपने फैसले सुनाए जाते हैं। ये जो मामला है तो 25-27 साल पुराना है, तब का मामला चला आ रहा है। आज वो कंक्लूजन पर हुआ और कंक्लूजन पर जब फाइनल बहस हुई तो ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार का इन्फ्लुएंस होता, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सरकार का इन्फ्लुएंस होता तो शायद मामला अभी तक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, ये अभी और ड्रैग हो सकता था, क्योंकि कानून डेट मिलने की कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि कितनी सुनवाई में केस को फाइनल होना चाहिए। तो वो केस यहाँ फाइनल ना होकर के 5 साल बाद भी खींचा जा सकता था। तो इसका मतलब है कि जो कानून के पक्षकार थे सरकार की तरफ से, उन्होंने इस कानून इस केस की पैरवी अच्छी तरीके से करी, और जो डिफेंस के वकील थे वो अपने पक्ष को ठीक से नहीं रख पाए, तभी ये मामला निर्णय तक पहुंचा और अंतिम निर्णय इसमें सुनाया गया। अब रही बात जमानत की, तो जमानत देने का प्रावधान आर्म्स एक्ट में है, उसी प्रावधान के अंतर्गत कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने किसी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है जी। और अगर यहां से जमानत नहीं मिलती तो हायर कोर्ट से जमानत मिल जाती, क्योंकि मामला 27 साल पुराना है। 1500 रुपए की सिर्फ उनको सजा सुनाई गई है, 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके पे उनको जमानत दे दी गई है, तो बहुत बड़ा मामला नहीं माना जा सकता है। इस मामले ने लोअर कोर्ट में अगर इनको जमानत नहीं दी होती तो हाई कोर्ट से जमानत हो जाती। और ये जो लोअर कोर्ट का फैसला है ये अंतिम फैसला नहीं है, ये सब जानते हैं कि इसके बाद भी हायर कोर्ट में अपील होगी। जमानत लेने के बाद भी कर सकते हैं और नहीं जमानत मिलती तो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं किसी ये राजनीति कोई बात नहीं कर रहा हूं कि किस दल में थे, क्या था, क्या मामला था, लेकिन जो भी हुआ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ, जैसा कि दिलीप जी ने भी बताया। मैं वही तो मेरा सवाल था जी। कि अगर किसी पे आर्म्स अवैध असलहे के ऊपर अगर कोई मुकदमा है तो किताब चोरी पे तो जज साहब को तत्कालिक रूप से तुरंत फैसला मिल जाना चाहिए, सरकार को उसका बड़ा विरोध भी नहीं करना चाहिए। बकरी चोरी, भैंस चोरी, दारू की दुकान से 10 बार 9 बार का विधायक का दारू की दुकान से 16,000 रुपए की चोरी, ये सब इन सब मामलों में तो मेरे ख्याल से तत्कालिक, मतलब जिसे कहते नहीं, जज साहब को सुनते ही उसको जमानत दे देनी चाहिए। एक दिन की भी मेरे ख्याल से अगर सजा हो जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन की भी सजा, एक दिन का भी जेल उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए अगर अवैध असलहे के रूप में तत्काल जमानत मिल जाती है किसी सत्तारूढ़। लेकिन मैं मूल बात पे आता हूँ, जो मूल बात, ठीक, इसे ही कहते हैं डबल इंजन की सरकार की ताकत। मूल शब्द ये है, अगर आपकी डबल इंजन की सरकार है तो बड़े से बड़े अपराधी को तात्कालिक रूप से न्याय, अन्याय, जो कुछ भी देना है वो तुरंत मिल जाएगा। मैंने ब्रजेश सिंह का नाम लिया, अभी तक कोई टिप्पणी, मुझे लगता है डिबेट में आगे आनी चाहिए, 1 घंटे की बहस है कि ब्रजेश सिंह पे सरकार का कोई रुख नहीं, बिल्कुल शांति, उनको जमानत मिल गई, साहब आइए, आपका स्वागत है। क्यों? आप तो प्रधानमंत्री को हरा सकते हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको प्रत्याशी को, भाजपा को हरा सकते हैं, तो वो मोस्ट पावरफुल पर्सन। वैसे अपराध खत्म होने की बात जरूर भाजपा कह रही है, लेकिन मुझे ये सारे उदाहरण देख के मुझे ये निश्चित तौर पे ये लगता है, जौनपुर का मामला, वो जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला था, वहां पे कोई राजनीतिक दल व्यक्ति जीत ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक माफिया जीत जाते हैं डबल इंजन की सरकार से। तो सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से अपराधियों से लड़ रहा है। दुष्यंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि दिलीप जी ने भी साफ तौर पर कहा, जो भी कुछ हुआ कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ, और लेकिन विपक्ष किस तरीके से लगातार सवाल उठा रहा, तो अब कैसे माकूल आप लोग जवाब देंगे? जी नहीं, मैं दिलीप जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने कोर्ट का एक न्याय प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। लेकिन मैं मनोज यादव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आजम खान जी को जमानत नहीं मिली। आजम खान जी जब तक अखिलेश पे डिपेंड रहे, अखिलेश यादव जी पर डिपेंड रहे, तब तक उनको जमानत नहीं मिली। जैसे ही कपिल सिब्बल उन्होंने अपने कोर्ट के वकील किए, उनको जमानत मिल गई, क्योंकि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते थे आजम खान जी को जमानत मिले, वो उनका चुनाव में फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए जब तक आजम खान अखिलेश यादव जी पर डिपेंड रहे, उनके हिसाब से वकील करते रहे, उनको जमानत नहीं मिली। और जैसे ही उन्होंने कपिल सिब्बल को दिल्ली से हायर किया, उनको जमानत मिल गई।
तो ये कानूनी रूप से जो बातें कह रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति को कौन बचाता था? गायत्री प्रजापति पर रेप केस लगा, उसको उनकी पार्टी ने टिकट दिया। मुख्तार अंसारी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये जो मेरे कांग्रेस के और मित्र और समाजवादी पार्टी मित्र जो जिस तरह की प्रवचन की भाषा बोल रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश को लोगों ने देखा है, अखिलेश यादव की सरकार देखी है किस तरह से यहाँ अपराधियों का बोलबाला था। मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार और योगी सरकार में मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, उस पर भी अगर अपराध कर रहा है तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ अपराध हो जाते थे, अपराध के बाद मेरे ख्याल से आप बिल्कुल वो बात कहने लगे जो बात मैं डिबेट में नहीं लाना चाहता था। आपने बहुत बेहतर बात कह दी और उस बात का जवाब ले लीजिए। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा स्पेस देके अपनी सत्ता चलाई थी। अगर हमें मालूम होता तो आपको ये स्पेस न मिलता, सिर्फ डंडे और जेल ही मिलती, बस और कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं आजम साहब की, किसने मदद की किसने नहीं की, इसकी परिभाषा गढ़ने की कोशिश मत करिए। आप ब्रजेश सिंह की मदद किस तरह कर रहे हैं, इसका जवाब आपसे हम चाहते हैं। हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं और हम आजम साहब के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये बात हमारी है। लेकिन सत्ता में तो जवाबदेही जनता जानना चाहती है। आप ये बताइए कि आपने कौन सी जवाबदेही इतने बड़े माफिया के खिलाफ अपनी पूरी की, इसका जवाब दीजिए ना। कपिल सिब्बल को किसने किया, फिर किसने राज्यसभा भेजा, किसने कहां भेजा, इस पे आप ज्यादा परेशान और दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमने किस अस्पताल में उनका इलाज कराया, आप कहां उनको कष्ट दे रहे थे, थोड़ी सी शर्मिंदगी लेके आओ। एक एमपी को थोड़ा सा शर्म करो। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके अधिकारों का हनन करके आप उसको किस तरह के जेल में रख रहे थे, आपको पता नहीं क्या? कितने बाई कितने के तहखाने में आप उनको रख रहे थे, आपको पता नहीं क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। और एक बात याद रखिएगा, खुला चैलेंज है आपको, आज सत्ता में हो तो आप जैसे मर्जी वैसे कर लो, जेल होती है, सत्ता से जेल सबके लिए बराबर होती है। कोठरी भी नहीं नसीब होगी, इतना याद रखिएगा। आपके एमपी एमएलए को शायद कोठरी भी नहीं नसीब होगी दूसरे की सत्ता जिस दिन आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदले की राजनीति समाजवादी पार्टी करना नहीं। राजनीति वो होनी चाहिए जो जनहित के लिए होनी चाहिए, ठीक है जी जी। दिलीप जी, कुल मिलाकर के बड़ी बात ये, इस पूरी कवायद की भी संदेशा कहीं ना कहीं ये जाना चाहिए कि साफ सुथरे लोगों को पार्टी में आना चाहिए। सीधी सी बात है, मुद्दा ये नहीं कि कौन किस पार्टी में था, कौन किस में गया, कौन किस में आया। बड़ी बात ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति में आने चाहिए। लेकिन बहुत सारे मुकदमे आलोक जी ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल राइवलरी के चलते लगाए जाते हैं। हर वो मुकदमा जो पॉलिटिशियंस के ऊपर चल रहा होता है वो आपराधिक नहीं होता है। कई बार ऐसे मुकदमे होते हैं जो पता है कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक मुकदमा लिखवाना है, इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करनी है, कंप्लेंट करनी है, और वो राजनीतिक देश और राजनीतिक दुर्भावना के चलते होते हैं। और ऐसा हर पार्टी में हर नेता के साथ होता है। लेकिन हाँ, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे हैं, उनको राजनीति में टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये जो फैसला है ये सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेना होगा, वरना ये कभी जिसकी सत्ता आएगी वो उसका दुरुपयोग करेगा और जो विपक्ष होगा। लेकिन इसमें कभी भी कोई राजनीतिक दल पहल नहीं करता है। नहीं करता है, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टी में वही चीजें हैं ना, इसलिए नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बनने चाहिए, लेकिन उनके बनाने से, उनको बनाने का अधिकार पहली बात तो उस राजनीतिक पार्टी को है जो सत्ता में बैठा है। लेकिन वो इसलिए नहीं बनाता है कि उसको पता है कि आज अगर मैंने ये बनाया तो कल यही मेरे लिए गले की फांसी हो जाएगा। आज मैं सत्ता में हूं तो फायदा उठा सकता हूं, कल मैं विपक्ष में बैठूंगा, ये सत्ता से हटूंगा तो यही मेरे लिए एडवर्स हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब राजनीतिक पार्टियों को एक साथ नुकसान कर सकती हैं, उस पर कोई राजनीतिक पार्टी शायद कभी आवाज नहीं उठाती। जी प्रियंका जी, कुल मिलाकर के अब सवाल उठ रहा है कि आप लोग वैसे भी आरोप लगाते रहते हैं, कांग्रेस हमेशा कहती है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, और जिसमें जो भी अलग दल का नेता आता है, जो मंत्री आता है, वो धुल के साफ सुथरा हो जाता है। आप लोग तो ये शुरू से आरोप लगाते रहे। ये आज को आज ही क्या, आप देख लीजिए, इनको अभी तक मणिलाल पाटीदार मिल नहीं पाए हैं, उसको ये ढूंढ रहे हैं, सालों से ढूंढते चले जा रहे हैं और आगे भी ढूंढते ही रहेंगे जब तक इनकी गवर्नमेंट चले। दूसरा ये देखिए कि अयोध्या जो राम जन्मभूमि, वहां पर इनके जो मेयर है ऋषिकेश और जिनके विधायक है पूर्व विधायक वेद प्रकाश जी और गोरखनाथ जी, इन सबको देखिए कैसे मिलके एक जो डूब क्षेत्र की जमीन होती है वहां पर जो है फर्जीवाड़ा करके उस जमीन को बेच लेते हैं।
आप ये देखिए कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये सब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है खुद गलत काम कर रहे हैं, तो इनको बाहर से कोई अपराधी ढूंढने की जरूरत है? अपराधी तो सारे इनकी टीम में भरे हुए हैं, ये पूरी टीम ही अपराधियों की होगी। और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि फलाना होगा, ढिमाका होगा, इनके ऊपर कुछ होगा। कुछ नहीं होता, ये सब बाहर ही रहते हैं। कौन जेल में है पूछिए इनसे जरा। इनके सांसद ने पत्र लिखकर ये जो है आंखें खोली, ये अब तक सो रहे थे क्या? मतलब ये पार्टी ऐसी पार्टी है वाकई में। आप देखिए अभी इससे पहले तबादले हुए, किस तरह का भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। एक मंत्री निकल के बाहर आया कि मेरे जो है डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। प्रियंका जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि ना पहले सब चीजें आती नहीं थी सामने, अब चीजें सामने आ रही, अब मामले सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, ये 5 साल तक सोते रहे। 5 साल तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ। अब जब वो सर से पानी ऊपर चला गया तब भ्रष्टाचार खुलने लगे उनके। अब भ्रष्टाचार करने में ये इतने महारत हासिल हो गई है, अब इन्हें डर ही नहीं रह गया। इन्हें तो लगे 5 साल तो सरकार चला ली है, कितना भी भ्रष्टाचार करो, कौन रोकने वाला? ये इनका जो एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया, कि विपक्ष को ये महंगाई पर नहीं बोलने देते। आप शर्म करिए, आप वही लोग हैं जो सड़कों पर सिलेंडर लेकर टहला करते थे। एक महिला इनकी मंत्री जो है वो संसद में सिर्फ इसलिए नाराज हुए कि राष्ट्रपति बोल दिया गया राष्ट्रपति जी को। आप ये यहाँ पे नहीं बोल पा रही है। जो त्यागी जी हैं, वो श्रीकांत त्यागी, इनके सारे नेताओं मंत्रियों के साथ जिनके संबंध है, जिनके साथ इनकी फोटो है, वो उनके लिए एक शब्द नहीं बोल पाई कि इस व्यक्ति को जो है कौन माफी मांगा जी। लेकिन श्रीकांत त्यागी को लेकर के लगातार किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, नोएडा से लेकर के उत्तराखंड तक लेकर के दिल्ली तक, इस सवाल का भी मैं जवाब लूंगा। लेकिन मॉनिटरिंग लगातार हो रही है जिसने, और आज अगर आज आप खबर देखती किस तरीके से, तो शायद प्रियंका जी ये सवाल ना करती कि, और ना सरकार पर आप सवाल उठाती कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है। उसको पकड़ नहीं पाए, आप उसको कोई सजा नहीं दे पाए। वो महिला को खुलेआम जो है किस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहा था, किस तरह से उसने धक्का दिया, आज तक आप उसको पकड़ नहीं पाए। इतनी असहाय पुलिस है जी। अवैध संपत्तियां आज सुबह से ही किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, फरार चल रहा है। 25,000 का इनाम तक घोषित कर दिया गया है। लेकिन जिस जीरो टॉलरेंस की सरकार लगातार बात कर रही है, इस पर फिलहाल क्यों आखिर सवाल उठ रहे हैं? इस सवाल का मैं जवाब दुष्यंत जी से लूंगा। दुष्यंत जी, जब सरकार लगातार किस तरीके से काम कर रही है, जो लोग अवैध अतिक्रमण किस तरीके से किया हुआ है, उन पर बुलडोजर चल रहा है, कुछ ऐसे ही सवालों के हम जवाब लेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।